बहुत सी कंपनीज मैंने ऐसी देखी हैं जिसके अंदर जेडीज का कंसेप्ट ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। अगर तो आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो उनको क्लैरिटी दें, और अगर आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे क्लैरिटी लें। हाइजीन फैक्टर ये होता है किसी एक चीज़ के होने से आपको जो है वो फ़र्क ना पड़ना और उसके ना होने से फ़र्क पड़ जाना। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेस है। आप इसको इस तरह से आपस में एम्प्लॉयज़ को रेट नहीं कर सकते। कि आपको ये जानना है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। दुनिया में जिन कंपनीज ने तरक्की की है या पाकिस्तान में जिन कंपनीज ने तरक्की की है उनके सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होती है, परफॉर्मेंस आप अगर बीइंग एचआर मैनेजर कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे कैलकुलेट हो रही होती है। इस बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक प्रोसेस जो एम्प्लॉय और उसके सुपीरियर के दरमियान होता है, और वो एक पीरियोडिक चेक होता है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें एक तो हाउ द जॉब इज़ गोइंग, हाउ द एम्प्लॉय इज़ परफॉर्मिंग, हाउ द एम्प्लॉय कैन डेवलप, व्हाट द सुपीरियर कैन डू टू मेक इट हैपन। यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के सिस्टम की बात कर लें तो आपके जो सुपरवाइज़र है, आप उसको अपना एचओडी कह सकते हैं, वो आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, वो आपका हेड हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जिसको आप रिपोर्टिंग है, वो आपको डिफरेंट टास्क असाइन करता है। वो जो टास्क हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, वो वर्बल भी हो सकते हैं। मैंने जो पिछला सेशन करवाया था वो करवाया था पॉलिसी डेवलपमेंट पे। उसमें मैंने बताया था कि आपके जो बॉस हैं उन्होंने अगर आपको कुछ वर्बल हिदायत दी हैं तो वो भी पॉलिसी है। इसी तरह से जब आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो आपके बॉस ने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जो जेडीज़ आपको वर्बल भी बताई हैं वो भी आपके जेडी के अंदर आती हैं। जेडी क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपने जॉब अपनी जो है वो परफॉर्म, उसमें कौन कौन सी चीज़ करनी है। एक डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि आपसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और वो सारा आपका एक पेपर जो है उसके ऊपर वो आपको एचआर आपको वो प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, परफॉर्म कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, केपीआईज़ क्या हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब जब आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होनी है तो वो उसी चीज़ पे होगी जो आपको बताई गई है, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर। तो अगर तो आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो उनको क्लैरिटी दें, और अगर आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे क्लैरिटी लें कि जी मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप मेरी परफॉर्मेंस अगर कैलकुलेट करेंगे या इवेलुएट करेंगे तो किन बुनियादों पे करेंगे, वो कौन से फैक्टर्स होंगे। क्या जेडीज़ अगर मौजूद नहीं है तो उनसे वर्बल पूछ लें, आप उसको अपने पास नोट कर लें, क्योंकि कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। बहुत सी कंपनीज मैंने ऐसी देखी हैं जिसके अंदर जेडीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, उनको बताया ही नहीं जाता। जब बताया नहीं जाता तो फिर उनकी जब परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है तो वो फिर किस तरीके से होती है, हम अगली स्लाइड्स के अंदर ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपने देखना है कि जॉब कैसी जा रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, अपने आप को एम्प्लॉय डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, और व्हाट द सुपीरियर कैन डू टू मेक इट हैपन। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपने सुपीरियर्स की बहुत सी ऐसी आपके जॉब्स होती हैं, या जॉब की बजाय आप इसे कह दें कि जॉब के अंदर कोई सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें आपको जूनियर्स की भी ज़रूरत होती है, सीनियर्स की भी होती है, पीयर ग्रुप की भी होती है। एज अ टीम आपने काम करना होता है। अच्छा जी, हम क्यों कंडक्ट करते हैं? गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉयज़। ये जो मैं बात कर रहा था कि आपका जो
सुपरवाइज़र है वो अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करेगा, वो बताएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहता है उससे। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम विच टू मेजर परफॉर्मेंस, आपको गोल्स पता चल जाते हैं। एक्ट एज अ फोरम फॉर इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट इशू, करियर डेवलपमेंट आपका इसके अंदर एड्रेस होता है। डेवलप एक्शंस एंड ट्रेनिंग प्लान्स टू एड्रेस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सारी चीज़ें। सर्व एज अ टूल टू डिटरमिन सैलरी इंक्रीजेज, assure a formal time and place for all the events to happen. The performance review must occur at least once in a year. However, as a part of performance management, the performance review is a continuous ongoing activity. एक दफ़ा तो साल में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये पीरियोडिक भी हो सकता है, 3 माह बाद भी हो सकता है, 6 माह बाद भी हो सकता है, 9 माह बाद भी हो सकता है, 12 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन साल में एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपने एक दफ़ा उसका जो इंक्रीमेंट लगाना है वो आपने उसकी बुनियाद पर लगाना है। आपने 3 साल बाद जो उसकी प्रमोशन करनी है वो आपने इसी की बुनियाद पर लगानी है। देन जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एस्टैब्लिश अ मोर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, सेट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प इम्प्रूव करंट परफॉर्मेंस और assess past performance, provide feedback on performance, identify training and development needs, allocate rewards, identify staff with promotional possibilities और assist in career planning decisions। आपकी जो ट्रेनिंग है सबसे ज़्यादा आपको जो मोटिवेट करती है चीज़, वो ट्रेनिंग मोटिवेट कर रही होती है। ये हमें थोड़ा सा गलत लगता है, हमें ये लगता है कि सैलरी मोटिवेट कर रही होती है। ख़ासकर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि सैलरी मोटिवेट कर रही होती है। सैलरी आपका जो फैक्टर है वो आपको मोटिवेट नहीं करता। क्यों नहीं करता सैलरी आपको मोटिवेट? इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट में हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर ये होता है किसी एक चीज़ के होने से आपको जो है वो फ़र्क ना पड़ना और उसके ना होने से फ़र्क पड़ जाना। यानी अगर आपको सैलरी मिल रही है आप मोटिवेट नहीं होंगे, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो सैलरी आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करती। आपको मोटिवेट क्या करता है? मोटिवेट करता है आपको आपका रिवॉर्ड, आपका रिकग्निशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड्स। जब आपको यहाँ बुलवाया जाता है, यहाँ बुलवा के आपके तमाम पीयर ग्रुप के दरमियान आपके लिए क्लैप करवाई जाती है, जब आपको रिकग्नाइज किया जाता है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको मोटिवेट करती है। वो इदारे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वो इसलिए मोटिवेटेड होते हैं कि एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि ये इदारा मेरी पर्सनल ग्रूमिंग पे, मेरी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए मेरी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है। यानी मैं अगर यहाँ से इस इदारे से किसी और इदारे में जाऊँगा तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मुझे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो कुछ मैंने सीखा हुआ है, मैं अपने करियर मैंने डेवलप किया बेसिकली, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपने बाकी जगहों पर भी। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, जब हम उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जो हमारे वीक एरियाज़ हैं उनके लिए हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी इस चीज़ की इसको ट्रेनिंग करवा देते हैं। जब हम इस चीज़ की इसको ट्रेनिंग करवा देंगे तो ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हर शख्स जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसमें सारी स्ट्रेंथ भी मौजूद हैं, उसमें उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। हम स्वाट एनालिसिस करवाते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अंदर हर स्ट्रेंथ है, वीकनेस भी है। तो वो जो वीकनेस है वो आप पे काम के मुताबिक भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जैसे मैं कहता हूँ आप HR में काम कर रहे हैं। अब HR क्या करता है? HR आपका हायरिंग करता है, उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। HR आपका सैलरी देता है, उसको हम कहते हैं पेरोल। HR आपका जो है वो परफॉर्मेंस, उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये डिफरेंट HR के अंदर सेगमेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस आप सबको देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक एरिया आपका वीक हो, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो ट्रेनिंग है वो सजेस्ट करते हैं और वो बताते हैं, तो वो ट्रेनिंग के अंदर वो आ जाता है। फिर फीडबैक मिलता रहता है बड़ा कंटिन्यूस उसके अंदर। इसी तरह से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट होते रहते हैं डिफरेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप साल के शुरू में आए हैं तो 10 साल तक आपके जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहे, और ऐसा नहीं है कि आप जो है जब आते हैं तो हो सकता है 3 माह बाद ये ऑब्जेक्टिव बदल जाए, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो शॉर्ट गोल्स पे भी काम कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स अगर 3 माह के अंदर, तो आपको एक नया ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपने उस पर काम करना है। आपके सिस्टम्स अगर डेवलप हैं, अगर आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी।
अच्छा जी, एलोकेट रिवार्ड्स मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर प्रमोशंस आपकी इसके ज़रिए जो है वो आगे जाएंगी। अच्छा, इसमें अब आता कौन कौन है? अप्रेजी होता है, अप्रेजर होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, एचआर डिपार्टमेंट ने ये करना होता है कि बेसिकली उसने आपकी जो जेनेरिक चीज़ें जो एचआर देख रहा होता है, पंक्चुअलिटी, बिहेवियर, जो तमाम एम्प्लॉयज़ का देख रहा होता है, उन चीज़ों के ऊपर अपना फीडबैक देना होता है। कोई 10 to 30% ऐसा रोल होता है, ऐसा पोर्शन होता है जो एचआर कैलकुलेट कर रहा होता है। बाकी जो है वो आपका सुपरवाइज़र दे रहा है, वो बता रहा है कि जी इसने इसका एक फार्म आपका बनेगा अप्रेजल का। उस फार्म के अंदर अगर आप रेटिंग सिस्टम पे जा रहे हैं, हम आगे जाके सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, अगर आप रेटिंग सिस्टम्स पे जा रहे हैं तो उनके अंदर होगा क्या कि आपको रेट किया जाएगा 1 to 5, या उसमें 1 जो है वो बेस्ट है, या वेरी स्ट्रॉन्ग इस तरह से करके वो उसका, और वीक वो सारा कुछ आ जाएगा, वेरी वीक। तो उसमें जो है वो आपका जो मैनेजर या आपका जो लाइन मैनेजर या आपका जो एचओडी है, उसके लिए एक पोर्शन होगा, वो सारा टेक्निकल उसका जवाब देगा, वो सारे स्किल्स के मुताबिक उसका जवाब देगा। एंड देन आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बताएगा अटेंडेंस की क्या सूरत हाल है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, छुट्टियां कितनी करता है, बिहेवियर कैसे है, किसके कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं आया, कोई बंदा जो है वो इसके खिलाफ जो है वो बात तो नहीं कर रहा। ये करके उसके बाद उन्होंने अपना जो एचआर डिपार्टमेंट है उसने सारा कैलकुलेट करके और फिर उसके मुताबिक कर देना। फिर एक परसेंटेज होती है, जो परसेंटेज आती है, और उस परसेंटेज के मुताबिक आपको उसका जो पोर्शन है वो मिल जाता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? गोल सेटिंग, जैसे कि पहले भी इस पर थोड़ी सी बात हुई है, कोचिंग एंड फीडबैक, ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, प्लानिंग द अप्रेजल, कंडक्टिंग द अप्रेजल, ये सारा कुछ आपका आ रहा है सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, अब मैयर क्या कुछ किया जाता है? मैयर किया जाता है आपका, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सारे यही के यही पॉइंट हों, ये जॉब टू जॉब, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहे होते हैं। जॉब नॉलेज कॉमन है, कम्युनिकेशन कॉमन है, लीडरशिप कॉमन है, डिसीजन मेकिंग कॉमन है, इनिशिएटिव्स ये भी कॉमन है, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ये भी कॉमन है, इनोवेटिवनेस भी कॉमन है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी कॉमन है, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, कॉस्ट एंड टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारे जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो कॉमन है। अब आपकी अपनी जॉब के मुताबिक भी होंगे। सेल्स है फॉर इंस्टेंस, तो आपको जो टारगेट दिया आपने मीट किया या नहीं किया, उससे कितना ऊपर गए हैं, आपका कस्टमर रिस्पॉन्स रेट क्या है, आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये सारा आपके सेल्स के अंदर आ जाएगा। एचआर है तो लोगों के मसाइल कितने हल किए हैं, सैलरी कितने आपने टाइमली की है, हायरिंग कितना टाइमली की है, तो ये आपकी जॉब टू जॉब जो चीज़ें हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके सारे जो है वो पॉइंट आ जाएंगे। ये सारे आपके कॉमन उसमें चलते रहेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है मैं बताता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हम सब किस तरह से या तो आ जाते हैं या ये हम पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। हम कहते हैं हॉलो और हॉर्न इफेक्ट के अंदर एम्प्लॉयज एक्सट्रीम कंपिटेंस इन वन एरिया शाइन्स ओवरऑल अदर्स, और एम्प्लॉय डज पुअरली इन वन एरिया एंड दिस ओवरशैडोज ऑल एरियाज। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई एक एरिया जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होता है, बाकी सारे एरियाज वीक हैं, और वो एक के ऊपर जो है वो स्पॉटलाइट आ गई है, और आपका जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो रही है वो सिर्फ उसी के ऊपर हो रही है। और इसी को अगर आप रिवर्स कर लें तो कोई एक एरिया ऐसा होगा जिसमें आप बैड हैं, बाकी आपके 99% जो एरियाज हैं उसमें आप स्ट्रांग हैं, लेकिन शाइन उस पर आ गई, स्पॉटलाइट उस पर आ गई, और आपके पूरे जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर आ गया। समझे ये बात? अब ये नहीं होना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि ये सुपरवाइज़र लेवल पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है अगर हो रहा है तो एम्प्लॉय और सुपरवाइज़र के दरमियान इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि उसको कंक्लूड किया जाए। फिर ये एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर एचआर वाले जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि एचआर तो सबका है, सब एम्प्लॉयज़ एचआर के हैं, तो उसके ऊपर एचआर भी पहरा दे। फिर है जी बाइसनेस, कि हम रेस की बुनियाद पे, नेशनल ओरिजिन की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे, अपीयरेंस की बुनियाद पे हम लोग बाइस्ड हो जाते हैं, और हम पूरे सिस्टम को साइड पे करके बस जी मुझे ये साहब अच्छे लगे हैं तो इनको मैंने, मेरे पास जो परसेंटेज है इनकी सैलरी के ऊपर वो है मैक्सिमम 20%, तो इनको मैंने 20% कह दिया। ये साहिबा मुझे अच्छी नहीं लगी तो इनको मैंने जो है वो 2% 3% दे दिया। तो ये भी नहीं करना।
देन हमारे पास आता है कंपैरिजन रेटिंग, कंट्रास्टिंग वन एम्प्लॉय विद अदर। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेस है। आप इसको इस तरह से आपस में एम्प्लॉयज को रेट नहीं कर सकते, उनकी जेडी के मुताबिक रेट करेंगे आप। देन हमारे पास आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, रेट एवरीवन एज एवरेज। ओके जी, मेरे पास 20% सारों को मैंने एवरेज दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया कि वो जिसका 20% राइट था वो भी मोटिवेट नहीं होगा, और जो आपका जिसका 25% था उसके साथ भी ज़ाहिर है कि आप बाकियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो काम ही नहीं किया। और जब आप जेनेरिक एक सिनेरियो में एवरेज दे देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो काम करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर वो भी काम नहीं करेंगे, कि ठीक है जी बाकी सारे भी बैठे हुए हैं साथ ही और वो आपके चल रहे हैं, तो हमारा भी काम चलता रहेगा। अच्छा जी, रिसेंसी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकसिंग ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ इंटायर ईयर, यानी आपका अभी फ़र्ज़ करें कि दिसंबर में मोस्टली कंपनीज जो है वो कंक्लूड कर रही होती हैं, जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगता है, या आप फिस्कल ईयर में जाते हैं, जून में क्लोजिंग हो रही होती है, तो आपने बस देखा कि ये 1-2 महीने से तो बहुत एक्टिव है, तो आपने उसकी पिछली परफॉर्मेंस को बिल्कुल मैयर नहीं किया, और 1-2 माह वो आपको नज़र आता रहा है, अच्छा जी वो एम्प्लॉय बड़ा प्रोएक्टिव नज़र आया है मुझे बड़ा, तो आपने पिछली सारी जो है वो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और आपने कहा कि इसके मुताबिक दे देते हैं। जस्ट लाइक मी बीइंग मोर फेवरेबल टू पीपल हु आर लाइक यू। अब लाइक मी क्या है, कोई क्वालिटी ऐसी जो मेरी किसी और के अंदर है, मुझे अच्छा लग गया वो, मैंने उसको इंक्रीमेंट अच्छा दे दिया। जस्ट जी कॉमन प्रॉब्लम्स, अवॉइडेंस रेटिंग, गिविंग अ पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑन मार्जिनल परफॉर्मेंस टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन एंड कोई कंट्रोवर्सी ना आ जाए जी मेरी किसी के साथ, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, मैं किसी से फटा नहीं चाहता, तो ये तो बड़ा शोर करता है बंदा, तो इसलिए मैं इसको बड़ा अच्छा जो है वो इंक्रीमेंट दे दूं। गलत है, बहुत गलत है। फेवरेटिज्म, अगेन वही वाली बात है कि जी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो करीबी लोग हैं, वो काम करें ना करें, उनको तो अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो 360 डिग्री फीडबैक है, या कोई और हम किसी और फीडबैक की बात करेंगे, हम इसका जिक्र क्यों करेंगे? हम इसका जिक्र इसलिए करेंगे कि मोस्टली जो हमारे पास आज की ऑडियंस है, ये मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, और ओवरव्यू इसलिए दूंगा कि आपको ये जानना है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं मैयर करेंगे या उसके मुताबिक अपने आप की परफॉर्मेंस को नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है कि क्या होगा कि आपका एक गैप आ जाएगा। अच्छा, अब 360 डिग्री फीडबैक क्या है? एक रेटिंग सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम 360 डिग्री और MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये चल रहे हैं। बाकी आपके जो है वो ERP बेस्ड जो हैं वो सॉल्यूशन इतने महंगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल शायद कोई एक कंपनी है जो उस पर जा रही है, आने वाले वक्त में होगा। वो आपका कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, और वो सारा कुछ है। अब क्योंकि AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल निकला है, तो शायद अब ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाएं, लेकिन अभी मोस्टली कंपनीज़ के पास नहीं है। 360 डिग्री क्या है फीडबैक आपका, कि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है वो आपके इर्द गिर्द, यानी 360 आपके जो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सबसे फिल करवाया जाएगा। आपके पीयर ग्रुप से, आपके जो 7 लोग काम कर रहे हैं उनसे, आपके जूनियर से, आपके सीनियर से, आपके HR डिपार्टमेंट से, आपके इंटरनल कंपनी के कस्टमर से, आपके एक्सटर्नल जो लोग हैं उनसे, यानी आप सब लोगों से वो जो फीडबैक फॉर्म है वो फिल करवाएंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी के अंदर कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट है, तो आपके लिए क्या आसानी होगी कि आपने अपने, जब आप उसमें जाते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर से भी बात कर रहे होते हैं, तो आप केयरफुल हो जाएंगे कि जी हमारी ये वाली बात भी कैलकुलेट होगी। हमारा रवैया अगर ख़राब है, समटाइम्स हम में से बहुत से लोग जो हैं वो इसको कैजुअल ले जाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है मेरा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। लेकिन आप सब जब किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। सिर्फ सेल्स वालों ने सेल्स नहीं करनी होती, सिर्फ सर्विस देने वालों ने सर्विसेज नहीं देनी होती, बल्कि उस इदारे के अंदर बैठा हुआ हर शख्स जो है
वो ये बता रहा होता है कि इस इदारे का कल्चर क्या है, इस इदारे के अंदर कैसे लोग काम कर रहे हैं। इवन ये तक पता चल जाता है कि इस इदारे का जो लीडर है उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, फॉर इंस्टेंस कासिम अली शाह फाउंडेशन में आते हैं, तो यहाँ पे जो बिहेवियर्स आपको एम्प्लॉयज़ का नज़र आएगा वो हमारा कल्चर बता देगा आपको कि यहाँ पे कल्चर। किसी भी इदारे में आप जाते हैं तो हर एम्प्लॉय जिस इदारे में काम कर रहा है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसकी वजह से आपका वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल कर रहा होता है। और हम ये कहते हैं कि आपका जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो ट्रैवल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता जितना नेगेटिव आसान होता है, कि वो एक बंदे से 20 बंदों तक बड़े आराम से चले जाता है। वैसे भी हमें अच्छा लगता है बुराई ज़्यादा करना, तारीफ़ कम करना, हमने देखा भी यही है, हमने सुना भी यही है अपने मुआशरे के अंदर। तो इसलिए हमने अपना जो कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रवैया जो है वो ठीक, ये अच्छा 360 नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन अगर 360 है तो फिर तो इसका मतलब है कि सारे सब लोगों ने आपका जो है वो फीडबैक देना है। मल्टी-रेटर फीडबैक सिस्टम वेयर एन इंडिविजुअल इज assessed by a number of assessors including his boss, direct reports, colleagues, internal customers and external customers। ये सारे उसमें आ गए हैं। फीडबैक कलेक्टेड का फ्राम कहाँ से होता है, इंटरनल कस्टमर से होता है, पीयर ग्रुप से होता है, एक्सटर्नल कस्टमर्स उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टीम मेंबर्स, देन आपका जो है वो यू योर सेल्फ, आप अपना भी खुद फीड जो है वो करते हैं और आपका बॉस भी जो है वो फिल कर रहा होता है। अच्छा उसमें क्या है जी, पीपल आप वाई 360 पीपल ऑफन टेल यू व्हाट यू वुड लाइक टू हियर नॉट व्हाट दे रियली फील। अब ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप 360 में जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएंगे। लोग मोस्टली आपको वो नहीं बताते जो आप नहीं सुनना चाहते। मोस्टली लोग आपको वो चीज़ बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अब में से बहुत से लोग हैं जो अपनी स्टेटमेंट को बड़ी तेज़ी से बदल लेते हैं लोगों को देख के कि जी ये सुनना ये चाह रहा है तो इसलिए हम ये करते हैं। अब ये एक मोरालिटी की बात आ जाएगी कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्या है। टाइम स्पेंट ऑन गिविंग फीडबैक टू इंडिविजुअल ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इज मिनिमम एंड नील इन सम केसेस। समटाइम्स इसके अंदर फीडबैक इफ़ एनी इज़ रिस्ट्रिक्टेड बॉस टू एम्प्लॉय एंड वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। More objective feedback, true feeling, perceptions are very important. 360 captures the chemistry one is generating at the workplace। जब उसमें सारों का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उसमें ज़रा अच्छा, मैं वैसे अगर आपको बताऊं तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है 360 आपका जो है। उसकी रीज़न ये है कि आप थोड़ा अलर्ट रहते हो लोगों के साथ, कैजुअल नहीं होते। अदरवाइज़ क्या होता है कि कंपनीज़ के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप लोगों के साथ मिसबिहेव भी कर जाते हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी। अब जब आपको एक पता हो ना, असल में दुनिया में जिन कंपनीज़ ने तरक्की की है या पाकिस्तान में जिन कंपनीज़ ने तरक्की की है उनके सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कभी कोई केस स्टडी उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उनके, और उसके ऊपर सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट भी है। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसमें सज़ा जज़ा दोनों इसके अंदर दे रहे हैं। चलें वो डिमोशन नहीं होती बहुत से लोगों को, लेकिन आपका ये फैसला कर देता है। अब यानी मैंने देखा है बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा अगर आपके रेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रेड आपके अगर 20 से कम आए हैं 3 सालों में एक भी, तो 3 साल बाद अगर प्रमोशन आपका ड्यू है तो वो आपको प्रमोशन नहीं मिलनी। तो ये डिफरेंट आप अच्छा, अब ये अगेन सेइंग कि ये आप लोगों के लिए किस सूरत में ज़रूरी है ये सब कुछ जानना, सिर्फ उस सूरत में कि जब आपको अपनी कंपनी का पता है कि जी यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो अपने आप एचओडी से पूछेंगे, एचओडी को नहीं पता तो अपने एचआर से पूछेंगे, वो आपको ये सारी जो है वो चीज़ें बताएंगे। अच्छा जी, 3 डिग्री आपका जो है वो यूज्ड होता है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, डेवलपिंग क्वालिटीज़ लाइक एक्सटर्नल कस्टमर ओरिएंटेशन, इनिशिएटिव, क्वालिटी ओरिएंटेशन, क्रिएटिविटी और रिकग्निशन एंड रिवार्ड्स के लिए, बिल्ड न्यू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है एक दफ़ा पुरानी बात है, मुझे उन्होंने बुलाया, चांद बाग फाउंडेशन ने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा कल्चर चेंज कर दें। मैंने कहा एक तो सबसे मुश्किल काम कल्चर चेंज करना है, लेकिन ठीक है आप मुझे बताइए कि कल्चर चेंज किस फैक्टर के ऊपर काम करना है, क्या करना है। तो दे सेट के ये बच्चे खुद खेलते हैं खुद से, तो ये खुद से ही पढ़ना शुरू कर दें। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा। एक आपकी एक इंस्टिंक्ट है ना कि आप बच्चे ने तो खेलना है,
ठीक है, वो आप इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कर सकते कि आप वो अपनी मर्ज़ी से इस तरफ आ जाएं, उसके लिए सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो अब अगर आप कल्चर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपका जो 360 का फिनोमेना है दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉर कल्चरल चेंज, कि आप वो पूरा कल्चर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर वो, जैसे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने चांदबाग फाउंडेशन की बात की है, तो वो अगर आपने करना है तो फिर उसमें आपको हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको 10 साल लगेंगे। यानी आप कोई उसके 1 क्लास से शुरू करेंगे, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में वो बच्चे ऊपर जाएंगे तो फिर जाके वो उसके अंदर चेंज आएगा। और ये जो बिज़नेस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं 2 तरह के हैं। एक आपके वो हैं जो आपके बाहर की कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आपके मल्टीनेशनल हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे लोगों ने कहा कि चलें कारोबार शुरू करते हैं, उन्होंने कारोबार शुरू किया। जब कारोबार शुरू किया तो वक्त के साथ साथ वो कारोबार बड़ा होता चला गया और कुछ का बहुत बड़ा कारोबार हो गया। लेकिन वो उन्होंने शुरू कैसे किया था? किसी एक बंदे ने शुरू किया, एक टेबल था, एक चेयर थी, किसी ने 2 लोगों ने, किसी ने 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, इन लोगों ने शुरू किया। तो उसमें वो तरक्की करते गए, 10-10, 20-20 साल काम करते हो गया। उनके सिस्टम्स नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने स्टार्ट जिस तरह से किया था वो ऐसे ही किया था कि चलो जी 5 लाख मैं डाल देता हूँ, 5 लाख तुम डाल लो, ये कारोबार शुरू कर देते हैं। बढ़ते बढ़ते उसमें एम्प्लॉयज़ ही 500 हो गए। अब जब मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ सेठ कल्चर का, कि जब हम सेठ कल्चर की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है सबसे पहले कि सेठ साहब कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। सेठ साहब बहुत दफ़ा गलत हो सकते हैं। तो आपने प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं तो उन प्रोफेशनल्स पे यकीन रखिए कि वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सूरत में ज़रूरी है ये सब कुछ जानना, सिर्फ उस सूरत में कि जब आपको अपनी कंपनी का पता है कि जी यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो अपने आप HOD से पूछेंगे, HOD को नहीं पता तो अपने HR से पूछेंगे, वो आपको ये सारी जो है वो चीज़ें बताएंगे। मैं आपको परफॉर्मेंस के ऊपर एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा जी, क्या है जी? एक चुंटी रोज़ काम करती थी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, टाइम पे आई, अपना काम शुरू कर दिया, ओके। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है उसकी। ठीक है जी, चलें। He thought if the aunt can produce so much without supervision, wouldn't she produce even more if she had a supervisor? फैसला कर लिया कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो अब ऐसे करते हैं कि इसको एक सुपरवाइज़र दे देते हैं, ये और अच्छा काम करेगी। ठीक है जी। So he recruited कॉकरोच एक उसने रिक्रूट कर लिया और बड़ा एक्सपीरियंस था उसका, उसने उसका सुपरवाइज़र रख लिया और वो उसकी जो राइटिंग स्किल्स थी, जो रिपोर्ट्स जो लिखता था वो बड़ा शानदार लिखता था। The corporate's first decision was to set up a clocking in attendance system. पहला उसने SOP दे दिया जी, अटेंडेंस लगनी चाहिए। चले। He also needed a secretary to help him write and type his report. अब साहब खुद तो नहीं कर सकते, उसके लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए, वो रख लिया उन्होंने। He recruited a spider who managed the archive and monitored. अब उसने आर्काइव्स के लिए, उसने सारी फ़ोन कॉल्स के लिए एक स्पाइडर रख लिया। चलें जी। The lawyer was delighted with the cockroach report and asked him to produce graphs to describe production rates and to analyze trends so that he could use them for presentations at board meeting. ठीक है जी, क्लियर है जी। उसने कहा जी ज़रा ग्राफ ग्रूफ बनाएं, ज़रा उसको खूबसूरत करके प्रोडक्शन रेट एनालिसिस करें और फिर मुझे वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बोर्ड मीटिंग में दें। चलें जी। So the cockroach had to buy a new computer and a laser printer. ज़ाहिर है काम बढ़ गया। चलें। Recruited a fly to manage the IT department. ठीक है, IT डिपार्टमेंट बन गया कंपनी में। The aunt, who had once been so productive and relaxed, hated this new lot of पेपर वर्क एंड मीटिंग्स विच यूज्ड अप मोस्ट ऑफ। अब वो लग गई है उसमें, अपनी रिपोर्ट भी उसने बनानी है, उसने कागज़ पेंसिल का इस्तेमाल करना है अपने काम पे जो है वो। अब उसको बुरा लग रहा है ये सारा कुछ। चलें। फोकस डाइवर्ट हो गया।
फोकस डाइवर्ट हो गया। यस जी। The line came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the aunt worked. इंचार्ज ही नहीं है, अब ख्याल आया है शेर को, उसने एक इंचार्ज जो है वो अपॉइंट करने का कंक्लूड कर लिया, डिसीजन ले लिया। ठीक है जी। The position was given to the सिकेडा SCADA, whose first decision was to buy a carpet and एर्गोनोमिक चेयर फॉर हिज ऑफिस। ठीक है जी, उसने अपने लिए एक बेहतरीन आरामदेह कुर्सी ले ली और उसने जो है वो कारपेट ले लिया। चलें। the new person in charge, the SCADA, also needed a computer and a personal assistant who he brought from his previous department. अब ज़ाहिर है हम कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि टीम का एक बंदा साथ चला ही जाए हमारे। To help him prepare our work and budget control strategic optimization plan. ठीक है जी, बजट कंट्रोल करना है उसने, अब इस पे बात आ गई है। चलें। The department where the aunt works is now a sad place where now nobody laughs anymore and everybody has become also. ठीक है जी। It was at that time that the SCADA convinced the boss, the line of the absolute necessity to start a climatic study of the environment. ठीक है जी, ये एक नई चीज़ आ गई है कि जी अब जो है वो क्लाइमेटिक स्टडी की जाए। चलें। Having reviewed the charges for running the aunt's department, the line found that the production was much less than before. ठीक है, क्यों लेस हो गई है प्रोडक्शन? क्योंकि इतना स्टाफ रख लिया है, इतना खर्चा कर लिया है, तो प्रोडक्शन तो आपकी कम जो है वो चल रही है, क्योंकि आंट जो है वो काम वो कर रही थी। ठीक है। So he recruited the prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solution. ठीक है जी, अब कंसल्टेंट भी हायर कर लिया। The all spent 3 months in this department and came up with an enormous report in several volumes that conducted the department is overstaffed. ठीक है जी, ये फैसला हो गया कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ ज़्यादा है। चलें जी। Guess who the line fires first? The aunt, of course, because she showed lack of motivation and had a negative attitude. ठीक है जी, इससे क्या समझ आया हमें कि हम लोग जो परफॉर्मेंस है, अगर वो बग़ैर मॉनिटरिंग के, बग़ैर सुपरवाइज़र के अगर वो चल रही है तो हम ये समझते हैं कि जी काम नहीं हो रहा। तो एक सुपरवाइज़र भी चाहिए हमें। सुपरवाइज़र आएगा, वो अपनी सारी चीज़ें लेके आएगा, उसके बाद उसके ऊपर एक बंदा आ जाएगा, उसके ऊपर एक सिस्टम बन जाएगा, उसके ऊपर आपको कागज़ पेंसिल चाहिए, आपको कारपेट चाहिए, आपको बाकी चीज़ें चाहिए, ये सारा कुछ आपको जो है। और इन दी एंड क्या होता है कि हम उस रिसोर्स को इग्नोर कर देते हैं जो बेसिकली कैश का होता है, जो बेसिकली आपकी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव, यस इज़ अ गुड वर्ड, कि जो आपकी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होता है, जिसकी वजह से आप कुछ कहना चाह रही हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे इदारों में मोस्टली क्या होता है, हमारे इदारों के अंदर इसी तरह की हायरिंग्स हो रही होती हैं और इसी बुनियाद पे हायरिंग हो रही होती है। और इन दी एंड जो काम करने वाले लोग हैं उनको अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि जी आपकी तो प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है और आप मज़ीद जो है वो हम आपके साथ नहीं चल सकते। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी इदारे में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको वो ड्यू राइट्स जो आपके हैं वो आपको नहीं मिल रहे, तो आप कभी भी, मैं एक आपको छोटी सी इस पे बात सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा एक हुकूमती उनके पास बैठा हुआ था, मिनिस्टर थे, मैंने उनसे सवाल किया एक किसी सियासतदान के बारे में, किसी कोई चीज़ सामने आई, तो मैंने उन्हें कहा कि ये इनको नींद आ जाती है रात को, कि रात के इतने लोग जो है वो उनका जवाब देना पड़ेगा, पता नहीं कितने लोग भूखे सो रहे हैं और पता नहीं कितने लोग जो है वो उनके छत नहीं है उनके पास, तो इनको नींद आ जाती है क्योंकि ये हुक्मरान है, इन्होंने जवाब देना है। तो उन्होंने कहा, बड़ी मेरी लर्निंग हुई इस बात से, और हम सब शायद ऐसे ही हैं
लेकिन इन चीज़ों को फ़िक्रा या अल्फाज उन साहब ने दिया तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई गलत काम करता है पहले अपने दिल को मुतमईन करता है, उसको जस्टिफाई करता है, उसके बाद फिर मैंने जब डॉट्स मिलाए तो मैंने कहा यस ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपने अपने काम में बददियानती नहीं करनी, आपने अपनी मेहनत करते चले जाना है। आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी इंक्रीमेंट लग रहा था, उस इंक्रीमेंट में मेरा राइट जो है वो 15% बन रहा था, मुझे 5 दे दिया, जिसका नहीं बन रहा था उसका 15 है, तो मैं अब काम ना करूं, क्योंकि आपने तो अपना हिसाब देना है। और मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी जॉब्स के अंदर जब जॉब छोड़ते हैं तो जो भी इमीडिएट होता है उससे माफ़ी तलाफ़ी करके या उनसे ये कह के कि अगर मेरे से कोई गलती कोताही जानते बूझते हुए या अनजाने में हुई है तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। हम में से बड़े कम ऐसे हैं जो ये करते हैं। और मैंने एक एग्ज़ाम्पल अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखी है कि एक खातून जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थी, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी बेटी को 3 माह के लिए बग़ैर पैसों के स्कूल में भेजा कि वो बच्चों को पढ़ाए। पढ़ी लिखी उनकी बेटी थी और उसकी रीज़न ये थी कि कहीं कभी मैंने अपना टाइम वेस्ट किया हो स्कूल के अंदर, कहीं मैंने कभी अपनी ड्यूटी सही से ना निभाई हो, कभी मैं लेट गई हूँ, मैं जल्दी निकल आई हूँ, तो मुझे कोई गुनाह या बार ना हो। तो हम में से कितने आज जो ये सोचते हैं, शायद ना होने के बराबर। हमें अपने हकूक़ तो पता है लेकिन हमें अपने फ़राइज़ नहीं पता। और कुरान पाक के अंदर आपको सिर्फ फ़राइज़ का जिक्र मिलेगा, क्योंकि अगर आपने फ़राइज़ पूरे कर दिए तो हकूक़ ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ से डिमोटिवेट होने की बजाय अपने तवक्कुल को बढ़ा दें अल्लाह पे कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आपकी नसीब किस्मत दुआ बेसिकली। तो हम जब करियर भी चूज़ कर रहे होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि पैसे कहाँ से ज़्यादा मिलने हैं, तो वो पैसे तो किस्मत और नसीब और रिस्क जो होता है वो उसी से आपको मिल रहे होते हैं। तो उसको दुआ बदल सकती है, तो वो उस दुआ के सिलसिले को बढ़ा दें, लेकिन ये कोशिश करें कि आप इस स्टेज पे ना चले जाएं कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। आप चोरी को जस्टिफाई, आप 2 नंबरी को जस्टिफाई, आप कम टाइम देने को जस्टिफाई, आप ऑफिस में फ्री बैठे रहने को जस्टिफाई करना शुरू कर दें। उसका जवाब आप नहीं देना है, वो उस आपके बॉस ने या आपके HR मैनेजर ने उसका जवाब नहीं देना। वो अपने किए का जवाब तो देने का वो पाबंद है, लेकिन आपकी इस चीज़ का वो जस्टिफाई नहीं बनता। कि जो लाइन है उसको आंट ही को प्रमोट कर देना चाहिए था और उसके अंडर किसी को ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी, ठीक है, तो वो सुपरवाइज भी अच्छा करती, बजाय इसके कि अब वो उसने जितने भी हायरिंग की है, एक्सटर्नल हायरिंग की है, और वो सारे अपने अपने जगह पे एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, यही एग्जांपल मैंने बताया, मैंने अपने स्कूल में देखी थी कि नंबर ऑफ PNs इस वजह से कम हो रहे थे, उनको फायर कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो थे वो ज़्यादा होते जा रहे थे। तो सर जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रमोशंस हैं या हायरिंग है, कुछ कंपनीज में इंटरनल प्रमोशंस होती हैं और कुछ में जो है वो बाहर से ले आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं और कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है या क्या? अच्छा, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, आपके पास अगर 25-30 साल का भी एक्सपीरियंस है, जो कि बड़ा हैंडसम एक्सपीरियंस है, 25-30 साल का भी एक्सपीरियंस है और आपने बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर काम किया हुआ है, तो भी किसी नई कंपनी में जाके आपको 3-6 माह लगने हैं उसको समझने में कम अज़ कम। तो इट मीन्स कि आप एक बंदा जिसको 15 लाख सैलरी पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल में काम किया हुआ है, मुख्तलिफ अच्छी डिग्रीज़ ली हुई हैं, उसको लेके आ रहे हैं, वो भी आपका 5-6 माह आपके लिए समझें कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर तो आप ये बात करें जो आपने जिस सिनेरियो में आपने सवाल किया है, तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओल्ड इज़ गोल्ड, वो जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता चला जाता है वो इम्पोर्टेंट होते चले जाते हैं आपके लिए। तो जितना ज़्यादा टाइम आप किसी इदारे में गुजारते हैं, और आप देख लें आपके जो HR के प्रोफेशनल्स हैं हायरिंग करते हुए, वो पहला सवाल ही ये करते हैं आपसे कि ये साल आपने काम किया हुआ है तो आप कैसे स्टे करेंगे। तो कम अज़ कम 3 से 5 साल तो आपको स्टे करना चाहिए किसी भी इदारे में, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रमोशन भी अच्छे तरीके से, और फिर इदारे को भी ख्याल करना चाहिए। अब ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ये बंदा जाना चाहता है, ओके चले जाएँ। दूसरा ये है जो उसको बैठेगा, उसको सुनेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों जाना चाहते हैं, हम उसका सलूशन देते हैं, हम हल करते हैं। तो वो जो लोग हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो जो आप इसमें इस वाली एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मेरे से आप इसका सलूशन पूछें तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं चाहिए था उसके लिए, सिर्फ वो चूंटी जो है वो शेर के साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा दे तो मसला हल हो जाना था। ये हम जितना कुछ आज पढ़ रहे हैं इसमें जो आपका 50% से ज़्यादा जो पोर्शन है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपके बॉस की तरफ से आपको कितना अच्छा कम्युनिकेट किया गया, आपकी तरफ से कितना अच्छा फीडबैक गया आपके बॉस को। और मैं ये समझता हूँ कि आपके जो 95-97% जो मामलात हैं वो कम्युनिकेशन से हल होते हैं। और समटाइम्स हम ओवर थिंक करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना क्या इसमें ख़राबी आ जाएगी और क्या हो जाएगा, नहीं सुनेगा मेरी बात, नई बात होगी। लेकिन जब हम बैठते हैं टेबल पे तो हमें एहसास होता है कि इसका कम्युनिकेशन के अलावा तो कोई और सलूशन ही नहीं है। इसमें हमारा फीडबैक ज़्यादा जाना चाहिए या जो बॉस है वो ज़्यादा? सर ये टू वे कम्युनिकेशन है। जो कंफ्यूज है वो अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा दे। आप मेरे बॉस हैं, आपने मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगाया तो सर मैं कम्युनिकेशन बढ़ा के पूछता तो रहूँ ना साथ साथ आपसे, हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद, सर मैंने कुछ इंप्रूव किया है, आप मेरे में कुछ और देखना चाहते हैं, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरे से एक्सपेक्ट जो एरिया कर रहे हैं परफॉर्मेंस का मैं उसमें वीक हूँ, तो आप कोई ट्रेनिंग रिकमेंड करेंगे मुझे। यानी आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप जब बता रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काम की, आपके जो आपका जो कंफर्ट जोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिफरेंट हमने आप इस पे बात की है परफॉर्मेंस उसकी सिस्टम्स की। अब एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी एक बड़ा शानदार आपका एक सिस्टम है जिसके ऊपर मोस्टली कंपनीज जो है वो जा रही होती हैं। यानी वो ये है कि आप बता देते हैं कि आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स दे देते हैं। 1 साल की अगर आपकी है या अगर आपका 3 माह का है या 6 माह का है तो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए कि जी ये मैं आपसे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम उन इदारों में आता है जहाँ पे कुछ सिस्टम है ही नहीं सिरे से। अच्छा, सरकारी उसमें हम कहते हैं ACR सुना हुआ है आपने? जी ठीक है, ACR क्या होती है? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है? जो दिल करेगा मैं लगा दूंगा। ना मैंने आपसे पूछा, ना मैंने इनसे पूछा आपके बारे में, ना मैंने आपसे आपके बारे में पूछा, ना आपके बॉस से पूछा, ना इनसे पूछा, कोई सिस्टम ही नहीं है। बस मेरे पास वो आई है, मैंने देखा है, उस पर नाम नूम देखे हैं मैंने, उससे क्यों कॉन्फिडेंशियल है वो मेरे पास रहनी है, वो उसके ऊपर मैंने करके तो मैंने उसको जमा करवा दिया। ये सरकारी महकमों में होती है और बहुत सी कंपनीज में भी होती हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी होती है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और सरकारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी एक जो वजह है हमारी कंपनीज की तरक्की ना करने की, हमारे मुल्क की तरक्की ना करने की, वो यही है फेवरेटिज़म, मेरिट का ना होना और बाइसनेस का होना, कि जो आपका दिल करता है उसके मुताबिक आपने लोगों को नवाज दिया। नौकरी देने में भी आप ये देख लेना, आपकी कंपनीज क्यों तबाह होती हैं? जब आपने रिक्रूटमेंट का मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था और वहाँ पे मैंने देखा 1 दफ़ा एक बंदा आ गया मालिक की तरफ से, 2 दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा आ गया, 4 दफ़ा आ गया, 5वीं बार मैं चला गया उनके पास। मैंने कहा साहब आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा आप तो मेरा काम बड़ा आसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखें जी मैं HR हेड हूँ, मुझे बंदा चाहिए होता है, आप इंटरनेट से खुद ही इश्तिहार देखते हैं और उसके CV पे लिख के मुझे भेज देते हैं और आप कहते हैं इसको हायर कर लो। मैं 4 दफ़ा तो ये कर चुका हूँ, मैं तो आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि ये किसी भी सिस्टम को फॉलो करके नहीं आया। इसकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही है नहीं कर रही मैंने तो देखना भी नहीं है, मैंने तो आपके साइन देखने हैं। इसकी एक्सपीरियंस मैच कर रही है या नहीं कर रही मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि आपने साइन कर दिए हैं। मेरे पास तो फाइनल अथॉरिटी आप ही हैं इस कंपनी की, मैं उसको हायर कर लूँगा। और मैंने कहा आपको और मज़े की बात बताता हूँ, मेरा सारा काम आपने कर दिया, मैंने रिक्रूटमेंट नहीं की, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैंने सिलेक्शन नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा बंदा रख लिया। और सबसे मज़े की बात आप सुने, और वो ये है कि इस बंदे ने जब नाकाम होना है तो मैंने बड़े मासूम से अंदाज में आपके आगे कहना है सर मैं क्या कर सकता हूँ, बंदा तो आपने दिया था, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो आपने अगर ये चलाना है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा। तो वो उन साहब ने कहा कि मैं अब आइंदा ये हरकत नहीं करूँगा। मालिक थे वो, उनको समझ आ गई कंपनी के। तो सर हम
बुनियादी तौर पे जब ये कहते हैं कि जी आप में से कुछ शायद बिज़नेस में जाएं या कर रहे हो, या जब हम बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि जी ये काम जो है वो मेरे से बेहतर कोई नहीं है, जो जिस काम के लिए है वो उसको करने दें। अगर आपने माइक्रो मैनेजमेंट करनी है और आपने निटी-गिटीज़ के अंदर जाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सर, इसके अंदर देखें एक मैनेजर है, फीडबैक लूप है और एम्प्लॉय है। बात सारी फिर वही घूम रही है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके जो मैनेजर के साथ, आपके लाइन मैनेजर के साथ, आप उसको एचओडी कहते होंगे, आप उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते होंगे, आप उसको हेड कहते होंगे, मैनेजर कहते होंगे, सुपरवाइजर, कोई भी आपका नॉमेनक्लेचर है, हर कंपनी का अलग होता है, आप जो भी कहते हैं उसको, उसके साथ वो कितना है। आप एक प्लान देते हैं सर, उस प्लान को आप उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते हैं कि आपसे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देन आप उसी प्लान के अंदर जो है वो कंट्रोल पॉइंट्स बताते हैं और उसी के अंदर आप जो है वो चूज़ टाइमलाइन करते हैं। आप बताते हैं कि जी ये मुझे 3 माह के अंदर इतना चाहिए, 6 माह के लिए अंदर इतना चाहिए, 9 माह के अंदर मुझे आपकी परफॉर्मेंस ये चाहिए और 12 माह के लिए मुझे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी चाहिए। और देन आप जो है वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं, उसके गोल्स को चेक करते हैं और फिर उसको फीडबैक देते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो साथ साथ चल रहा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी आपने जो है वो एक उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया और फिर साल बाद उसको जवाब दे रहे हैं। आप साथ साथ उसको बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, समटाइम्स महीने की बुनियाद पे, हफ्ते 2 महीने, और फिर रिव्यू करते हैं आप उसको, एंड पे उसके रिजल्ट्स कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप जो है वो अवार्ड रेटिंग्स, आप उसकी रेटिंग्स जो है वो उसको देते हैं और देन डिस्कस आप उसके आउटकम करते हैं और उसके मुताबिक आपने जो है वो क्या करना होता है, आपने उसका इंक्रीमेंट लगाना है या नहीं करना। अच्छा, अब आप आ जाते हैं थोड़ा सा कि आपकी जो प्रमोशन है उसका क्राइटेरिया। अच्छा, ये जो कंपनीज के अंदर ये जो इसके रूल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, वो हो भी नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि एक शख्स जो हैं वो, उनका नाम ABC है और उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा और फिर दूसरा प्लॉट ख़रीदा, उसको सेल किया, फिर उन्होंने उसको सेल करके एक और प्लॉट ख़रीद लिया और ये करते करते उन्होंने 1 से 2 प्लॉट बना लिए। ये करते करते उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी बना ली। ये करते करते उन्होंने 2, 4, 6, 10, 12 और वो इस वक्त पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकॉन बन गए। तो जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने इस्तेमाल किए सर, वो सारे भी आप कर लें तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप भी वहीं पे पहुंच जाएं। समझ रहे हैं बात? मैं जब पॉलिसी की बात करता हूँ कि पॉलिसी कहाँ बनती है और कब बनती है, तो वो नीड बेस्ड होती है। बहुत सी चीज़ें आपको मौके पे डिसीजन करना पड़ता है। हम जब मैं एक क्लास पढ़ा था मैं, तो उसमें हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बताया और फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि वाकई ऐसा होता है कि आप 3 चूल्हे ले लें, इक्वल इसके ऊपर आंच और इक्वल पानी, इक्वल पत्ती, इक्वल चीनी, इक्वल दूध और लोग 3 मुख्तलिफ हों, तो उसका जायका डिफरेंट होगा तीनों का। तो इसी तरीके से आप, ये नहीं है कि मैं जो आज आपको बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे और आप कहेंगे जी मुझे तो कामयाबी नहीं मिली। यानी वो आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेगमेंट्स, बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपने अपने हालात के मुताबिक देखने होते हैं, वहाँ के मुताबिक आपने डिसाइड करना होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो कोई भी चीज़ है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कि हम ये कह दें कि जी बस ये कह दिया तो इसी चीज़ को हमने जो है वो करना है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, तो अगर आप उस रोल का हिस्सा हैं तो उसके अंदर भी ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके अंदर ACR ही चल रहा हो, उसके बगैर नई सिस्टम जो है वो चलेगा। और हो सकता है कि आप जो है वो MBO आपका वो सक्सेसफुल चल रहा हो और हो सकता है कि 360 सक्सेसफुल चल रहा हो। तो ये पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है। एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी और तरह से चल रहा होगा, इसके आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, किसी आप नेम द इंडस्ट्री, उसमें सब में अपना अपना जो है वो एक चीज़ चल रहा होगा। बेसिकली जो आप सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं कि हमारे इंक्रीमेंट कैसे अच्छे लगेंगे या हमारे जो है वो किस तरह से होंगे। उसका वन लाइनर एक ही है सर, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, और वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपको इन्फॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग है। आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं है
कि उस कंपनी के अंदर सिस्टम कौन सा इम्प्लीमेंट है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जो फॉर्म मिलना है फिल करने के लिए वो फॉर्म कैसे, वो फॉर्म मांगिए, वो फॉर्म देखिए, उस फॉर्म को पढ़िए और अपनी जेडीज़ रिक्वायर कीजिए। वो जेडीज़ अगर आपके पास नहीं है, अगर वो जेडीज़ आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि आप देयर इज़ नो वे कि आप उस प्रोसेस में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएं। और फिर दूसरी बात ये है सर कि आप फ़र्ज़ करें कि आपको वो आपके पास एक परसेंटेज आ जाती है, आपको पता चलता है और आप उस पर मुतमईन नहीं हैं, तो ज़िच किए बग़ैर, तंग किए बग़ैर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो कर रही है उससे पूछें ज़रूर। बच्चे हमेशा वही कामयाब होते हैं जो अपने टेस्ट या अपने पेपर के बाद जाके टीचर से ये पूछते हैं कि सर थोड़ा मुझे बता दें मैंने कहाँ पे गलत किया, मुझे लगता था मैंने ये ठीक किया।